एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइना बाइफिडा के बारे में। आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि स्पाइना बाइफिडा समझा दीजिए, तो आज हम स्पाइना बाइफिडा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ स्किप करके मत देखना, इसको पूरी वीडियो देखना। मैंने हर एक चीज़ इसमें ऐड की है। इसको करने के बाद, इन नोट्स को करने के बाद तुम्हें कहीं से भी स्पाइना बाइफिडा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं स्पाइना बाइफिडा। देखो, कंजेनाइटल अनोमलीज तो आपने सुनी है, बेबीज़ में होती है, बट ये जो कंजेनाइटल अनोमली है ये हमारी नर्वस सिस्टम की कंजेनाइटल अनोमली है। तो स्पाइना बाइफिडा होता क्या है? इसको हम स्प्लिट स्पाइन भी बोलते हैं, मतलब कि स्पाइन में एक स्प्लिट। तो जब बेबी एक एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, देखो पहले फीटस एम्ब्रियो की फॉर्म में आता है ना, तो एम्ब्रियो के फॉर्म में उसकी 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, ठीक है। 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, ठीक है। एक लेयर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे समझा रही हूँ मैं। एक को बोलते हैं हम एक्टोडर्म, एक को बोलते हैं हम मीजोडर्म और एक को बोलते हैं एंडोडर्म्स। ये तीनों लेयर अपना अपना सिस्टम पकड़ती हैं और उन पे वर्क करती है। तो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम स्पाइना बाइफिडा के बारे में। तो स्पाइना बाइफिडा किसके अंडर आ रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो जो हमारी एक्टोडर्म है वो किस पे वर्क करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें हेल्प करती है। कौन सी जर्मिनल लेयर एम्ब्रियो की हेल्प करती है सीएनएस में? एक्टोडर्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या होता है, जो ये एक्टोडर्म होती है ना, ये क्या करती है कि ना, ये फर्स्ट 3 मंथ में ही क्या कर देती है, हमारी जो नर्वस सिस्टम की न्यूरल ट्यूब है ना, उसको बना देती है फर्स्ट 3 मंथ में ही, ठीक है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, फर्स्ट 3 मंथ में ये न्यूरल ट्यूब का फ्यूजन कर देती है और उसे क्लोज कर देती है। मतलब कि पहले 3 मंथ में ही बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब है वो एक्टोडर्म बना देती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है ताकि जो न्यूरल ट्यूब है वो अच्छे से फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, उसका अच्छे से क्लोजर हो जाए और बच्चे को जो है वो कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी ना हो। तो कौन रोल प्ले कर रही है? एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। तो ये ऊपर से मैंने आपको समझाया है। और जिस बच्चे में ये ट्यूब जो है वो वर्क नहीं करेगी, मतलब कि ये ट्यूब जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे जैसे कि क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे जो है वो खुल गई ना, अब मैंने यहाँ से खोल दी है वो, ठीक है। जब ये यहाँ से फॉर्म नहीं हुई होगी तो इसको बोल देते हैं हम स्पाइना बाइफिडा, जिसका प्रॉपर क्लोजर नहीं हुआ होता, ठीक है। यहाँ से ओपन है अब, ठीक है ना, ये देखो यहाँ से ओपन है ना, इसको बोलते हैं नॉन क्लोजर इनकम्प्लीट न्यूरल ट्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं होती, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है? मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ बर्थ डिफेक्ट है, जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी बोलते हैं। स्पाइना बाइफिडा इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट इन विच वर्टिब्रल आर्क ऑफ स्पाइनल कॉलम इज इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड और एब्सेंट। या फिर वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई होगी या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज फॉर्म ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म विच फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइन। जो अभी भी पढ़ के आए हैं, जो जर्मिनल लेयर होती है एक्टोडर्म, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, इस वजह से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, क्योंकि एक्टोडर्म हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। स्पाइना बाइफिडा इज अ डेवलपमेंटल कंजेनाइटल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब। जब एम्ब्रियो की स्टेज में वो न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली बंद नहीं होती तो क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो हम अभी पढ़ के आए हैं। तो क्या होता है कि फ्रॉम द ओपनिंग मेनिंजेस भी बाहर आ जाएंगी और स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे कवरिंग नहीं है तो यहाँ से सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी ना, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग से मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड का बाहर आना। स्पाइना बाइफिडा जो है मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट भी बोला गया है, ठीक है। मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट किसको बोला गया है? स्पाइना बाइफिडा को। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखो, इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइड की गई है। एक है ऑकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, एक है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका,
ठीक है। देखो जो अकल्टा है इसमें जो है ये देख रहे हो तुम, ये स्पेस, ये देखो फॉर्म नहीं हो रखी, मतलब ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रखी, बट स्किन की कवरिंग जो है, ये हमारी जो स्किन है इसकी स्किन की कवरिंग जो है वो प्रेजेंट है, जिस वजह से जो मेनिंजेस और CSF है, ये ब्लैक वाला है हमारा CSF, ठीक है, और ये जो हमारी है ये है मेनिंजेस, ठीक है। तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी ये जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, एक मिनट, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और इसके अंदर क्या है जो CSF, ठीक है, और मेनिंजेस। अब ये बाहर नहीं निकल रही बिकॉज वो कवरिंग में है। तो ये जो होती है ओकल्टा वाली स्टेज, इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इज अ मोस्ट कॉमन एंड माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा। ये माइल्डेस्ट फॉर्म की स्पाइना बाइफिडा की फॉर्म है। अब देखो जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है, इसमें देखो स्पाइना बाइफिडा में देखो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी कैसे स्किन के बाहर आ चुकी हैं। देखो यहाँ पे भी स्किन की कवरिंग है बट वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए हमारा जो CSF है वो बाहर आ चुका है, मेनिंजेस जो हैं वो भी बाहर आ चुकी हैं, बट यहाँ पे स्किन की कवरिंग जो है वो हट ही चुकी है। इसमें तो बहुत बुरी हालत है। स्पाइनल कॉर्ड विद मेनिंजेस विद CSF, उसका जो है हमें वो बाहर ही दिख रहा है, ठीक है। और कल्टा वाली स्टेज को हम माइल्ड बोलते हैं बिकॉज जो है फॉर्मेशन डिफॉर्मिटी वो अंदर ही है, स्किन ने उसको कवर कर लिया, वो बाहर नहीं है, ठीक है। इसको माइल्डेस्ट फॉर्म बोलते हैं। बट सिस्टिका में क्या होता है, इन दिस टाइप वर्टिब्रल डिफेक्ट इज नॉट कवर्ड एंड इज एक्सपोज टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसमें वो कवर नहीं होता वर्टिब्रल डिफेक्ट, वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है इसमें देयर इज अ ओवरलाइंग स्किन कवरी एंड कवरिंग द वर्टिब्रल डिफेक्ट, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि जो स्किन है वो क्या हो रखी है, उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे कवर कर रखा है डिफेक्ट को। बट सिस्टिका में क्या होता है, जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सपोज टू द आउटसाइड। अब सिस्टिका जो है हमारी वो मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है मेनिंजोसील, एक होती है माइलो मेनिंजोसील, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो मेनिंजोसील्स होती है ना, ये जो हम पहला वाला देख के आए हैं ना, इसको बोलते हैं मेनिंजोसील, जिसमें हल्की सी कवरिंग आती है बट हमें बाहर सैक दिखता है, और इसको बोलते हैं हम ये वाले को मेनिंजो मायोसील और मायो मेनिंजोसील भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो मेनिंजोसील में क्या होता है, द सैक इज कंपोज्ड ओनली ऑफ मेनिंजेस, इट इज़ फिल्ड विथ CSF, द कॉर्ड एंड नर्व रूट्स आर यूजली नॉर्मल। इसमें क्या होता है, जो मेनिंजेस और CSF है वही बाहर दिखता है हमें, और जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स हैं वो देखो अंदर ही दिख रही है ना, तो मैं ये देखो CSF और जो भी CSF और मेनिंजेस ही बाहर निकली हैं, पर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सारी अंदर ही है। पर जो बहुत ज़्यादा विग्रस वाली सिचुएशन होती है दैट इज़ मायो मेनिंजोसील, इस कंडीशन में सब कुछ ही बाहर आता है, मेनिंजेस भी, CSF भी, नर्व रूट्स भी, सब कुछ क्या हो जाता है, इन्वॉल्व होता है माइलो मेनिंजोसील में। तो सबसे ज़्यादा जो विग्रस वाली होती तो दोनों ही है, ओकल्टा वाली ही जो होती है वो थोड़ी नॉर्मल होती है, ठीक है, क्योरेबल होती है, बट ये जो दोनों होती है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जो होती है, डेंजरस वाली स्पाइना बाइफिडा की सिचुएशन होती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका हो आपको, मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमायोसील्स, इसका डिफरेंस आ जाता है दोनों का। देखो मेनिंजोसील में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, मेनिंजेस एंड CSF, पर माइलो मेनिंजोसील में सब कुछ इन्वॉल्व हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कॉज एंड रिस्क फैक्टर। देखो अगर मैटरनल डायबिटीज़ है, अगर मदर को डायबिटीज़ है तो भी स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस है, या फिर मदर की फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक बेसिस है, ओबेसिटी है, या फिर वो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग ले रही है जो कि हमारी बोल सकते हैं हम वेलपोरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं हम, वेलपोरिक एसिड जो है टेट्राजेनिक, ठीक है, टेट्राजेनिक सब्सटेंस जो है वो छोड़ता है, जो कि हमारे जब हम प्रेगनेंसी में एंटी कन्वर्जेंट ड्रग लेते हैं तो वो हमारे फीटस को, एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाता है, वेलपोरिक एसिड। और उसके बाद है फॉलिक एसिड जो कि मेन कॉज है इसका। अगर मदर, क्योंकि देखो जो हमारी एक्टोडर्म थी ना वो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही न्यूरल ट्यूब को फ्यूज़ कर रही थी, और उसके लिए हमें चाहिए अच्छा सा फॉलिक एसिड। अगर मदर को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो बेबी को उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर, ठीक है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। देखो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटीज़ ऑब्वियसली आएंगी क्योंकि CSF भी बाहर है, ठीक है, उसका सब मेनिंजेस भी बाहर है, ब्लैडर एंड बावल प्रॉब्लम्स भी आएंगी क्योंकि क्या होगा, प्रोट्रूशन की वजह से जो ब्लैडर एंड बावल का सेंसेशन है वो होगा ही नहीं, क्योंकि CNS
जो हमारा न्यूरल उसमें सब आ रहा है ना, देखो स्पाइनल कॉर्ड भी निकल गई, CSF भी निकल गया, तो उसमें सेंसेशंस की प्रॉब्लम आएगी, तो बावल और ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगी। बावल और ब्लैडर को पता ही नहीं चलेगा कि अब हमें इवैक्यूएट करना है। प्रेशर सोर्स भी होंगे उसको, क्योंकि बच्चा क्या है एक ही पोजीशन में लेटता है। देखो जो सैक होता है उसके पीठ के पीछे, तो उसको हम एक ही पोजीशन में लेटाते हैं ताकि जो वो सैक बना हुआ है पीठ के पीछे वो क्या हो जाए, उस पर कुछ दिक्कत ना आए, प्रेशर ना पड़े। एबनॉर्मल आई मूवमेंट भी होती है क्योंकि उसका CSF बाहर को आने की वजह से बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत आती हैं। बैक पेन ऑब्वियसली उसको होगा, उसको पैरालाइज होने के भी चांसेस होते हैं, और उसका हेयरी पैच एट द बैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेयरी पैच बना होता है ऑकल्टा वाले में, ठीक है, हेयरी पैच देखने को मिलता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्लीप, क्योंकि हम बच्चे को जो है ना वो प्रॉन पोजीशन में लेटाते हैं, ठीक है, स्पाइन पोजीशन में नहीं लेटाते, क्योंकि अगर हम उसे स्पाइन पोजीशन में लेटाएंगे तो उसका जो सैक है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, उसको फिर हार्म होने के चांसेस है, इसलिए उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है। अब इसके बाद आ गए इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो हमें क्या करना होता है, मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट कराते हैं मैटरनल का। अगर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज है तो इट मीन्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट है। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड भी इसीलिए कराते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, एमनोटिक फ्लूइड निकालते हैं ताकि पता चले बेबी को कोई डिफेक्ट तो नहीं है। एक्सरे कराते हैं, ठीक है, CT स्कैन भी करा लेते हैं। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या करनी है, देखो ये क्योरेबल नहीं है। अगर किसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो वो क्योरेबल नहीं होता, उसकी क्या करनी पड़ती है, प्रिवेंशन करनी पड़ती है, ठीक है, उसकी क्या करनी पड़ती है, प्रिवेंशन। क्या कहते हैं हम, डेली इंटेक ऑफ फॉलिक एसिड। तभी मदर को बोला जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम्हें फॉलिक एसिड लेना ही लेना है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, न्यूरल ट्यूब का क्लोजर होता है। कोई भी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी, क्योंकि वो भी फीटस को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। अवॉइड ओवरहीटिंग भी नहीं होने देनी बॉडी को। और प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज़ और ओबेसिटी का बिल्कुल से ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है उसको, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना देना। और इवन कि कंसीव करने से पहले भी डायबिटीज़ और ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, उस पर भी ठीक होना चाहिए। उसके बाद आ गई इसकी कॉम्प्लिकेशंस। देखो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, शंट मालफॉर्मेशन लाइक इस बच्चे में हाइड्रोसेफेलस होने के बहुत चांसेस है, दैट इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन। तो उसमें शंट जो है डाला जाता है, तो उसकी मालफॉर्मेशन भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, उसको वॉमिटिंग रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद उसको स्वेलिंग और रेडनेस रहेगी, कन्फ्यूजन, सीजर्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है, और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस इज इन्फेक्शन इन द मेनिंजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है। अगर आप चाहिए मैं इलैबोरेट करूँ तो लिख देना, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। सो ये था हमारा स्पाइना बाइफिडा। देखो इससे ज़्यादा ना तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, ना इससे कम तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, ये इसमें सब कुछ लिखा है, ठीक है, इन नोट्स में सब कुछ लिखा है। इनको एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको बस एक बार पढ़ो, इस वीडियो को ध्यान से सुनो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पाइना बाइफिडा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।